हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, ठीक है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए एस ब्लॉक के बारे में हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है क्या। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? तो देखिए क्या होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो किस किस ब्लॉक में कैटेगराइज है? एस, पी, डी और एफ। तो होता क्या है, किस तरीके से ये कैटेगराइज किए गए हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसी के बेसिस पे ये बहुत ईजी वे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस ऑर्बिटल में इंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसी ऑर्बिटल के बेसिस पे वो एलिमेंट उस ब्लॉक का हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में आया, मतलब s में आया। तो इसी बेसिस पे सोडियम का जो हम बोलेंगे कि सोडियम s ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू s ऑर्बिटल देन एलिमेंट इज कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। नोट करें बेटा डेफिनेशन फटाफट। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू s orbital, when last electron enter into s orbital, then element is called s block element। s block एलिमेंट समझ गए ना बेटा कि एस ब्लॉक बिल्कुल इसी तरीके से अगर पी में एंटर करता तो क्या बोलते? पी ब्लॉक एलिमेंट। डी में एंटर करता तो क्या बोलते? डी ब्लॉक एलिमेंट। इस तरीके से एफ में एंटर करता तो बोलते एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए इसके बाद क्या, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, हम लोग समझ गए। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है? ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं जरा ध्यान से सुनिए। इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है IIT और नीट में। उसके बाद बेटा एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। जब एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन बन जाता है ब्लू कलर का, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि सोल्यूशन का कलर ब्लू है, किस वजह से है। दूसरा, ये ब्लू कलर सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो कब डिसअपीयर हो जाता है, कब फेड हो जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। एक और बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सोल्यूशन जो है वो कंडक्टिंग है कि नहीं है, और इसका कंडक्टिंग पावर जो है, इसका कंडक्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करता है, कब बढ़ता है कब घटता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग इसको भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा सल्फेट और कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है ग्रुप के अंदर, एस ब्लॉक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो सल्फेट के साथ सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बहुत पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, इतना कि इसी वीडियो से आज तक जितने भी क्वेश्चन आपके नीट और जेईई में आए हुए हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाहर देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े, कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट तो समझ गए, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, राइट? तो चलिए इसके आगे। अब एस ब्लॉक को कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया? 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। भाई एस में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उसी के बेसिस पे ग्रुप भी कितने हो गए? 2। तो एक का नाम है फर्स्ट है और सेकंड का नाम है, और अदर वन का नाम है सेकंड है। तो चलिए चलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? भाई एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। तो एस ब्लॉक कैटेगराइज इनटू कितने ग्रुप भाई? इनटू 2 ग्रुप। कौन कौन से हैं भाई वो 2 ग्रुप? इनटू 2 ग्रुप्स। देखो बेटा कौन कौन से वो 2 ग्रुप हैं। एक तो हो गया बेटा तुम्हारा फर्स्ट ए, इसको नाम देते हैं फर्स्ट ए, और दूसरे वाले को नाम देते हैं सेकेंड ए। ये है क्या बेटा? इसके अंदर जो होगा, इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे लास्ट में तो हम लोग इसको सेकेंड ए बोल देंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हमने ऐसे लिख दिया S1, तो इसको ऐसे बोलेंगे ना। यही जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से मेटल है, जरा इस ग्रुप को लिख के देखते हैं बेटा। ये लो, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, लिथियम, उसके नीचे फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम और लास्ट में फ्रेंशियम। सेकेंड डे में कौन कौन से होते हैं मेटल, जरा इनको भी लिखिए। देखिए हाइड्रोजन के सामने तो कुछ होता नहीं है, तो आप इसके सामने कुछ नहीं। इसमें यहाँ पे देखो ये आपका 3 है ना,
एटॉमिक नंबर लिख दो 3, ये 11, पोटेशियम कितना होता है 19 और यहाँ पे 37 और सीजियम का 55 और फ्रेंशियम का 87। उसके बाद यहाँ पे इसका भी ग्रुप के एलिमेंट लिखिए बेटा। ये देखिए लिथियम के सामने कौन सा आएगा, बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। सोडियम का फटाफट लिखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम के सामने स्ट्रांशियम और इसके सामने बेरियम और लास्ट में रेडियम। एटॉमिक नंबर भी लिख दो भाई, ये अगर 11 है तो ये इसके आगे क्या हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 37 से 38 और ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 88। देखिए तो ये जो दिए गए हैं ज़रा इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं ना बेटा, इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ज़रा इसको देखो, जो फर्स्ट ए है इसी को नाम दिया जाता है एल्कली मेटल। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसी को बोलते हैं एल्कली मेटल। ये पूरा ग्रुप क्या है, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है। ये नाम क्यों दिया गया ये भी अभी हम समझेंगे। इसी तरीके से दूसरा है, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको नाम क्या दिया गया बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। आखिर ये नाम कैसे आया, कहाँ से नाम पड़ा, एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़, है ना। तो ज़रा इसको देखो, एल्कली मेटल्स क्यों नाम दिया गया है ना। देखिए ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है इनके जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, देखिए अगर इन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड इनके बनते हैं वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे, वो हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रांगली एल्केलाइन नेचर के होते हैं। देखिए रीजन समझिए, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जो मेटल हैं, इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया एल्कली मेटल। भाई स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर के होते हैं कि नहीं, और जो स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर के होते हैं उन्हीं की वजह से इनका नाम पड़ गया एल्कली मेटल। जरा यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा, एल्कली मेटल क्यों नाम दिया गया है। देखो, द नेम एल्कली मेटल is given, क्यों नाम दिया गया, is given because hydroxide of first A group, हाइड्रोक्साइड किसके, फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, और स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। एक तो ये हो गया स्ट्रांगली एल्कलाइन नेचर होते हैं। दूसरा एक और चीज़ आपको बता दें, इनके जो ये मेटल्स होते हैं ये एल्कली फॉर्म करते हैं, इसीलिए भी बोलते हैं इनको एल्कली मेटल्स। एल्कली क्या होते हैं बेटा, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। कैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखो बेटा, जैसे NaOH आपने पढ़ा है ना, NaOH और ये KOH, ये ऐसे बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं। तो जो बेस, जिस ग्रुप के बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को ही बोलते हैं एल्कली। इस वजह से भी इनका नाम है एल्कली। तो ये मेन स्टेटमेंट आप देखिए, ये और ये वाटर सॉल्युबल बेस को ही बोलते हैं एल्कली। ये बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल, लिख देता हूँ मैं, बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फिर से देखो बेटा, इनका नाम एल्कली क्यों पड़ा, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड है बहुत ही स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। और साथ में और अच्छी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो तो ये कि इनके जो ये बेस हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल को जो बेस, वाटर सॉल्युबल वाले जो बेस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एल्कली। तो एल्कली मेटल्स क्लियर है। चलिए अभी इसके बाद बात करते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए इसमें दो चीज़ें, ये एक तो एल्कलाइन है और साथ में ये है। इसका मतलब एल्कलाइन का केस तो सेम हो गया, इनके भी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, लेकिन अब ये भी साथ में नाम जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है, तो इसमें दो चीज़ें, इसका मतलब ये है, देखिए पहला वाला केस तो समझ गए, इसके भी हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर हो गए, जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट ए ग्रुप। अर्थ क्यों नाम दिया गया है, इन मेटल्स के कुछ ऑक्साइड होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल्स के कुछ ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये इन मेटल्स के ऑक्साइड हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलने की वजह से इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे हम इनका रीज़न लिख देंगे, द नेम, क्या भाई नेम क्यों दिया गया,
the name alkaline earth metal, the name alkaline earth metal is given because their hydroxide are alkaline in nature। ये तो है ही भाई। एंड और साथ में क्या है भाई, साथ में क्या है, साथ में ये है कि एंड देयर ऑक्साइड प्रेजेंट या फाउंड भी लिख सकते हो, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये लो देखो, ये रीजन है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। ऑक्साइड जो होते हैं इनके ऑक्साइड ये वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जिसकी वजह से नाम पड़ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा ये क्लियर हुआ अच्छे से कि अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम क्यों पड़ा। एल्कलाइन तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, और अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड जो होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ETC कर दो। चलिए तो इस तरीके से हम समझ गए। अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए अब जो हम ग्रुप की स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, 1 बाय 1 हम डिटेल में इनके ग्रुप की स्टडी करेंगे। तो जब हम इस ग्रुप की स्टडी करेंगे या इस ग्रुप की स्टडी करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दूं, वो भी बहुत पूछा जाता है, यहीं पे एम्फोसाइज कर लेते हैं। बेटा इसको तो हटा दो, हाइड्रोजन का तो कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन के बारे में तो इसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका प्लेस सर्टेन नहीं है, आपको पता है। और साथ में इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होती है, फ्रेंशियम मेटल हमने हटा दी। अब बचा ये मेन। अब देखिए क्या होता है, इसी तरीके से इसमें ये भी रेडियो एक्टिव, इसको हटाना चाहें इसको भी हटा दें। चलिए ये ग्रुप अब आपके सामने निकल के आ गया है। अब इन्हीं दोनों ग्रुप की स्टडी करनी है, राइट। इन दोनों ग्रुप में खास बात देखिए क्या है जो पूछा गया है, क्या वो क्वेश्चन है, वो ये है बेटा कि इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो अपने इस पूरे ग्रुप के बाकी एलिमेंट से साइज़ में बहुत छोटा होगा। आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ता रहेगा। तो इस पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज़ की मेटल कौन है? लिथियम है। बिल्कुल उसी तरीके से इस पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज़ की मेटल कौन है? ये है बेरिलियम। तो जो सबसे पहली मेटल होती है, जो सबसे पहली मेटल है, जो सबसे पहला एलिमेंट है, उसका साइज़ स्मॉल होगा बाकी एलिमेंट से, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से। उसके स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बाकी अपने ग्रुप के एलिमेंट से मैच नहीं करती। ये बहुत पूछा गया है। जैसे मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था क्या, कि लिथियम का साइज इतना ज़्यादा स्मॉल है, इतना ज़्यादा स्मॉल है कि वो आयनिक बॉन्ड जनरली नहीं बना सकता। क्योंकि जब साइज बड़ा होगा, देखो तभी तो आसानी से वो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से बहुत दूरी पे होगा, तभी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। और जब साइज बहुत छोटा होगा तो न्यूक्लियस के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं पाएगा। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से ना निकल पाने की वजह से लिथियम जनरली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ये आयनिक बॉन्ड जनरली नहीं बनाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगला पॉइंट, लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज, lithium due to small size generally form कैसा बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी जितने भी एलिमेंट है इनका साइज बड़ा होता है तो क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखना चाहें तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट of this group form आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गई वो प्रॉपर्टी जो अक्सर पूछी जाती है लिथियम के बारे में। अभी हम आगे चल के डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी एक पॉइंट बताते हैं। बेरिलियम की बात बता दें। बेरिलियम बहुत पूछा गया है भाई। देखिए इस ग्रुप में बेरिलियम सबसे स्मॉल है। तो बेरिलियम क्या होता है कि देखिए इस ग्रुप में जितने भी मेटल हैं वो सब एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक तो होंगे ही, लेकिन बेरिलियम का साइज स्मॉल होता है कि उसके ऑक्साइड बेसिक नहीं होते। हाँ, उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो ये एम्फोटेरिक नेचर केवल और केवल बेरिलियम का होता है।
तो बेरिलियम के जो ऑक्साइड बनता है या बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है, दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, बेसिक नहीं होते। तो बेसिक ना होने की वजह से ये इस ग्रुप से बिल्कुल अलग बिहेव करने लगता है। बाकी जितने भी हैं ये सब बेसिक हैं, लेकिन बेरिलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए बेरिलियम को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसिडर नहीं करते। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कौन सी मेटल को हम लोग हटा दें बेटा, कौन सी मेटल को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, इस वजह से बेरिलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं करते। तो लिख सकते हैं बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, दोनों बहुत पूछा गया है। बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, hence beryllium does not consider alkaline earth metal। पक्का समझ में आ गया बेटा कि बेरिलियम को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बेरिलियम जो है वो बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता। बाकी जितने भी ऑक्साइड इसके होंगे पूरे ग्रुप के बेरिलियम को छोड़ के, वो सभी ये देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, इन सब के ऑक्साइड कैसे होंगे, इन सब के ऑक्साइड होंगे बेसिक ऑक्साइड, लेकिन जो बेरिलियम होगा ये एम्फोटेरिक होगा। कैसा होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, 1 बाय 1 डिटेल से बात करेंगे बेटा, है ना। इसको हटा दें, नोट कर लिया बेटा सभी ने। चलिए तो अब हम फर्स्ट ए ग्रुप को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। हेडिंग डाले बेटा फर्स्ट ए ग्रुप, एल्कली मेटल्स को हम लोग करने वाले हैं बहुत डिटेल, ठीक है। देखिए तो डाल दीजिए हेडिंग फटाफट, क्या हम कर रहे हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल को हम लोग बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे। क्या है एल्कली मेटल, फटाफट ग्रुप बना लीजिए। ये देखिए फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है ना। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन को तो हटा देंगे क्योंकि उसका प्लेस सर्टेन नहीं है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फ्रेंशियम को भी हटा देंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो केवल इतना ही लिखना है, मेन मेटल्स को ही हम कवर, मतलब मेन जो हमारी मेटल्स हैं इस ग्रुप में केवल इतनी ही हैं। चलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एटॉमिक नंबर आपको पता है, फटाफट लिख लो। इसका कितना होता था, ये 3, ये सोडियम का 11, ये 19 और ये 37 और ये 55। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने आपको बोली, हाइड्रेशन एनर्जी, एल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड, अमोनिया, कलर इन फ्लेम, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हर एक चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर हेडिंग जो बहुत बार रिपीटेड है वो क्या है, ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है बहुत पूछी गई है कि किसके सुपर ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, कौन सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा, कौन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, कौन पेरोक्साइड फॉर्म करेगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डालिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, एल्कली मेटल्स की। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो बहुत इजी है इसको लिखना। लिथियम, चलिए शुरुआत करते भाई, ये लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3, राइट। तो ये जानते हैं आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 1s2 2s1 ऐसे लिख देंगे। आप चाहें तो ये जो है इसकी जगह पे इनर्ट गैस भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हीलियम का होता है, एटॉमिक नंबर 2, ये देखो, और ये हो गया 2s1 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से सोडियम को भी लिख सकते हैं, सोडियम 11, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। अब देखिए लास्ट को छोड़ दिया करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल है, लास्ट को छोड़ के जितना भी है उस सब की आप एक इनर्ट गैस
भी लिख सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वाली इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम के बाद दूसरा नंबर किसका है? नियॉन का। तो आप इसके बाद नियॉन, इसके बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस जो होगी वो आप लिखते जाइए बिल्कुल ऑर्डर से। तो ये 10 के बराबर तो यही हो गया नियॉन, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 3s1 हो गया। इसके बाद आता है पोटेशियम, 19 होता है एटॉमिक नंबर, राइट। इसको करें फटाफट। तो देखिए इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4s1 आ गया, ओके। अच्छा इसको करना चाहें तो आर्गन गैस आ जाएगी, आर्गन, ये देखो एटॉमिक नंबर 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s1। बस ये बढ़ाते रहिए, 3s1 4s1, अब आ जाएगा 5s1 और यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो पोटेशियम के बाद रुबीडियम की बात करते हैं। रुबीडियम कितना होता है? 37। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली लिख दें तो ये आ जाएगा 5s1 और यहाँ पे आर्गन की जगह पे आ जाएगा क्रिप्टॉन और वो होता है 36। एक कम कर देना बस, ये 37 है, इससे एक कम वाली इनर्ट गैस लिख दो और लास्ट में कर दो ये 5s1। उसके बाद रुबीडियम के बाद बेटा सीजियम जो कि होता है 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, लास्ट में आएगा 6s1 और इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी? जीनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54 और ये हो जाएगा 6s1। समझ में आ गया? लास्ट ये था सीजियम, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो फ्रेंशियम का भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंशियम 87 होता है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं फ्रेंशियम जो कि 87 होता है। इसमें लास्ट में आएगा 7s1 और यहाँ पे रेडॉन गैस आएगी, हो गया, और ये हो जाता है 86 और 7s1। लो कितना ईजी है कॉन्फ़िगरेशन लिखना, लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ओके बेटा। चलिए तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अब हम लिखेंगे, वो क्या होगा? इसके बाद होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपको पता ही है, बोलो भाई क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? भाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होता है, इसीलिए रिमूव करने के लिए हमें खींचना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो एनर्जी लगानी पड़ रही है वही है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो और ये कैसे घटती बढ़ती है? सीधी सी बात है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिसका साइज स्मॉल होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? आपको पता है ग्रुप की बात करें अगर हम डाउन द ग्रुप तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है ना, यही तो आपका ग्रुप है। तो आप देखो बेटा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये रुबीडियम और सीजियम, डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे, ये लो, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो सबसे स्मॉल साइज इसका है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है IE, डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज़ बढ़ता रहेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती रहेगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? साइज़, ये होता है भाई, यहाँ पे इसको देख लो। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसका स्मॉल साइज होगा लिथियम, फिर किसकी होगी? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और सबसे कम सीजियम की। ये ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद नेक्स्ट ऑर्डर डालिए बेटा। नेक्स्ट ऑर्डर समझ में आ रहा है अच्छे से? एक एक चीज़ करेंगे बेटा, कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर लिखें, हर एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, फटाफट लिखते रहें। कोई किसी तरीके का डाउट है वो भी हम आपको कवर करेंगे, तो नोट करें फटाफट। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके आगे, किसको हटा दें? हाँ बेटा, थर्ड डालिए बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो चलिए थर्ड है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाँ भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये लो, ये क्या है आखिर ये क्या है? तो देखो ज़रा, बहुत पूछा गया है हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है। तो बेटा एंथैल्पी कोई भी हो, साइज़ के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ही रहती है। एंथैल्पी बिल्कुल वैसे ही है। हाइड्रेशन मतलब क्या? यहाँ पे नाम दिया गया हाइड्रेशन, देखिए बहुत ईजी। हाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन, किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब लिथियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो वाटर लिथियम का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बस जब वाटर पर्टिकुलर आप एग्जाम्पल में ले लेते हैं तब हम इसको नाम देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और